तो जैसे मैंने बताया चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पता ही है आपको 1789 में हुई थी। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गई थी, इसे करने के पीछे पर्पस क्या था? मेन था कि ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। ठीक है, मतलब सॉवरेनिटी मतलब वो पावर, गवर्नमेंट रन करने की पावर, उसको हम सॉवरेनिटी कहते हैं इसमें। ठीक है ना? तो ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, फ्रेंच सिटीजन्स की बॉडी के पास गवर्नमेंट रन करने की पावर चली जाए, वो उसको हम क्या बोलते थे उसमें? इसमें से बोल रखा है नेशनल असेंबली। आगे इसका जिक्र आएगा, उसे पढ़ेंगे। नेशनल असेंबली। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ होती है ना, हमारे यहाँ रूल प्रधानमंत्री थोड़ी बनाता है, हमारे यहाँ रूल बनाती हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो नेशनल असेंबली की तरह ही है वो, एक असेंबली है, एक आदमी नहीं है, एक ग्रुप है लोगों का। ठीक है, तो सोवरेनिटी का ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्की, फ्रॉम राजा टू फ्रेंच सिटीजन। फ्रेंच सिटीजन मतलब कौन? सबके सब थोड़ी बैठेंगे जा करके। जैसे हमारे यहाँ भी लॉ बनाने की पावर हमारे पास है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम सब लोग जाकर लॉ बनाते हैं। हमने अपनी तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव बैठा रखे हैं जो हमारी तरफ से काम करते हैं। तो सेम केस यहाँ था। आगे देखते हैं। आगे इसमें ये आता है कि कुछ नई चीज़ें की गई उस टाइम। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब ख़त्म हो गया, एक तो पावर चेंज कर ली, उसके बाद कुछ नए कंसेप्ट लेकर के आते हैं कि फादरलैंड, ये जो लैंड है हमारी फादरलैंड है। ला सिटीजन मतलब 10 सिटीजन। ठीक, पहले क्या था? आगे जो चैप्टर में पढ़ेंगे तो पहले ना ये सिर्फ जैसे पूरा का पूरा एक फ्रांस हो गया, तो ये छोटे छोटे हिस्सों में बटा रहा करता था, कबीले टाइप मान लो इनको, उसमें बटा रहा करता था ये। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया तो उसके बाद क्या किया गया, इन सबको हटा करके एक पूरा का पूरा एक कंट्री बनाया गया, और उसके हर इंसान को कहा गया यहाँ का सिटीजन। ऐसा नहीं कि वो अगर इसके छोटे से ग्रुप में रहा तो बस यहाँ का आदमी होगा, वो नहीं, वो पूरा का पूरा एक नेशनल सिटीजन होगा। ठीक है, जैसे इंडिया में हम देख लें, इंडिया पूरा बटा हुआ है कुछ कुछ उसमें, पहले बटा हुआ था, सॉरी, जब यहाँ पर वो हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था, करीब 550 रियासत थी भारत में, 556 थी शायद। ठीक, इतनी रियासत थी, इतने छोटे छोटे राजा थे भारत में पहले, जब भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है ना? तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये क्या करते हैं, इन सब को मिला करके, जैसे इन सब को मिला करके पूरा कंट्री में कन्वर्ट करते हैं, पूरा भारत देश बनाया जाता है, अखंड भारत जिसको हम कहते हैं। तभी इन्हें, ये नाम सुना हो तुम लोगों ने, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो है उसको स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे भारत को उन्होंने यूनाइट किया था। तो ऐसी बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था क्या, फ्रांस भी। और फ्रांस को फिर यूनाइट करके एक पूरे जो वहाँ के लोग थे उनको सिटीजन कहने लगा गया। ठीक, बाद में नया इनका झंडा बनाया गया। आजकल आप बहुत देख भी रहे होंगे, क्योंकि ये फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा अटैक हो रहे हैं ना आजकल, उनके प्रोफेसर पे, टीचर्स पे, प्रीस्ट पे, उनके टेररिस्ट अटैक काफ़ी चल रहे हैं आजकल वहाँ पे। तो उसका झंडा भी काफ़ी बार आता है, कुछ इस तरह का है, मतलब ट्राई कलर है, कुछ ऐसे है। इस तरीके से यहाँ पर ब्लू है, बीच में वाइट है, और इधर रेड है। तो नया झंडा लाया गया, नेशनल असेंबली बनाई गई, फादरलैंड और सिटीजन का कंसेप्ट लाया गया। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव आइडेंटिटी बनानी थी। ऐसा नहीं कि हम फ्रांस में से अलग अलग क्षेत्र में से आते हैं, नहीं, हम पूरे फ्रांस का हिस्सा हैं हम लोग। ये था इसमें। जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा रखे हैं इसमें कि ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड। देखो अभी मैं वर्ड बाय वर्ड बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना। ये बस तुम जब चैप्टर की रीडिंग करोगे उसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड मतलब नई शपथें ली गई भारत उसके लिए, फ्रांस के लिए। जो फ्रांस के जो पुराने जिन लोगों ने जान गंवाई थी, शहीद जो थे, उनको वो दी गई, श्रद्धांजलि दी गई। साथ में जो लोकल डायलेक्ट्स थे उनको डिस्करेज किया गया। डायलेक्ट मतलब क्या होता है? जैसे एक होती है लैंग्वेज और एक होते हैं डायलेक्ट। ठीक है, डायलेक्ट होते हैं वही लैंग्वेज के कुछ छोटे छोटे डिफरेंट स्टाइल्स। जैसे हमारे यहाँ के देख लो, हमारे मेरठ में थोड़ी सी अलग तरह की हिंदी बोली जाती है। यही अगर हम चले जाएं इस तरफ, हापुड़ की तरफ, अगर कोई जानता हो तो
उधर बोलने का तरीका कुछ अलग हो जाता है। फिर हम चले जाते हैं इस तरफ, मथुरा वथुरा की साइड, तो ये बोलने का तरीका बिल्कुल इनका अलग होता है। और एटलीस्ट फिल्म में तो आपने देखी होंगी, इसमें मिर्ज़ापुर एक कानपुर वानपुर दिखाते हैं, ये तो देखा ही होगा सबने, ठीक है ना। इसमें क्या है, बोलने का तरीका हिंदी का अलग है टोटली, ठीक है। तो इनको हम ये नहीं बोलेंगे कि कानपुर वाले अलग लैंग्वेज बोलते हैं, नहीं, ये कानपुर वाले हिंदी का अलग डायलेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो डायलेक्ट हम इसे कहते हैं। तो इसमें फ्रांस में क्या किया गया कि जो रीजनल डायलेक्ट थे, जो अलग अलग क्षेत्रों की जो भाषा थी, वो डायलेक्ट थे, बोली बोल सकते हैं हम इसको, भाषा नहीं बोली बोलेंगे इसको, कि वहाँ ये बोली बोली जाती है। तो जो रीजनल बोलियां थी उनको डिस्करेज करके, उनको ख़त्म करके, जो फ्रेंच थी, जैसे कि वो फ्रांस पेरिस में बोली जाती थी कैपिटल में, उस लैंग्वेज को पूरी तरह से आगे फॉरवर्ड किया गया। तो मतलब बेसिकली जो पहले टूटा टूटा बिखरा हुआ था, कहीं कुछ छोटी मोटी स्टेट थी, कोई कुछ भाषा बोल रहा है, कोई किस तरीके से काम कर रहा है, जो कुछ कस्टम ड्यूटीज थी इंटरनल, वो हटाई गई। तो पूरे कंट्री को यूनिफॉर्म किया गया एक तरीके से, पूरे कंट्री को एक सिस्टम में लाया गया। उसको हमने उसको नेशनलाइजेशन बोल दिया उसका, फ्रांस का, और उसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी बोल दिया गया, ठीक। अब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो लोग थे, उन लोगों ने क्या कहा कि ये हमारा मिशन है और हमारी डेस्टिनी है कि हम पूरे यूरोप में ये रिवॉल्यूशन लेकर के आए, ठीक। पूरे यूरोप में कहाँ पे, जैसे पूरा यूरोप, ये मान लो, ये पूरा यूरोप एक तरीके से, यहाँ पर आता कहीं फ्रांस, ठीक। अब क्या था कि फ्रांस में आ गया था नेपोलियन, पूरी दुनिया में इधर खबर फैल गई इस तरफ, सारी तरफ, कि भाई एक बंदा है नेपोलियन, उसने फ्रांस को राजा से छुड़वा दिया। तो जो गरीब गरीब लोग होते हैं ना, मिडिल क्लास हो गए, गरीब हो गए, इनको चाहिए होता है कोई ऐसा मसीहा बन के आए इनके लिए, जो इनको भी इनके राजा से छुड़वा दे। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, स्टेट्स, कंट्रीज टाइप मान लो ने, जिनमें राजा थे। तो होता क्या था कि जब रिवॉल्यूशनरी यहाँ से गए इस तरफ, तो यहाँ के लोगों को बताया कि हाँ भाई, इस तरीके से कोई आदमी है नेपोलियन करके, वो आएगा और तुमको सबको आज़ाद करवा देगा। यहाँ भी गए वो लोग, यहाँ भी गए। इससे हुआ क्या कि यहाँ के लोगों का सपोर्ट मिलने लगा नेपोलियन को। तो जब नेपोलियन अपनी आर्मी लेके इस कंट्री में जाता था अटैक करने के लिए, तो यहाँ के लोगों का फुल सपोर्ट होता था और आराम से हरा के ये आगे निकल जाया करता था। देखो हिस्ट्री में करीब दो बंदे हैं, एक है अलेक्जेंडर और एक है नेपोलियन, जिनको कहा जाता है दुनिया जीतने निकले थे, ठीक है। अलेक्जेंडर भी करीब यहाँ पर इंडिया में जम्मू कश्मीर तक आके रुक गया था, आगे इसके बस की रहा नहीं, वापस चला गया, वापस जाते जाते मर गया। नेपोलियन ने भी करीब करीब आधे से ज़्यादा यूरोप जीत लिया था, ठीक है ना, आधे से ज़्यादा यूरोप। जैसे करीब कुछ इस तरह से मैप बनता है, ये कुछ ऐसे मैप बनता है इसका, यहाँ पर वो होता है हमारा अफ्रीका, इस तरह से मैप है, ठीक। तो करीब करीब ये वाला जो एरिया ना सारा, ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूँ, करीब करीब ये वाला सारा एरिया नेपोलियन ने जीत लिया था। जो मेडिटेरियन सी है ये, इसके आसपास का सारा इलाका नेपोलियन ने जीत लिया था, ठीक। तो ऐसे जीता कैसे था, मैंने तुम्हें बताया कि भाई वहाँ के लोगों को, उनके जो रिवॉल्यूशनरी थे, वो बोल देते थे कि भाई ये तुम्हें बचाएगा, और ये काम होने लगा। तो जब जीतते जीतते चला गया आगे तक काफ़ी ज़्यादा, एंड में होता क्या है कि नेपोलियन की आर्मी पूरी तरह से टेक ओवर कर लेती है इन पूरे एरियाज को, ठीक है। नेपोलियन कुछ चीज़ें लेकर के आता है, नेपोलियन एक लॉ लेकर के आया था, जिसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804। सिविल कोड क्यों? क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो वहाँ की देख रेख है ना, पूरे इलाके में किस तरीके से काम होगा, क्या करना है क्या नहीं करना, किसको कौन से राइट्स मिलेंगे, किस पर किस चीज़ का अधिकार होगा, उसको हम बोलते हैं सिविल कोड। सिविल कोड लेकर के आया था 1804 में। देखो 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ, 1804 में ये पूरी तरह से फैला चुका था नेपोलियन अपना जो राज्य था। तो ये कोड लेकर के आता है, उस कोड में क्या था उसके बारे में पढ़ते हैं।